हेलो स्टूडेंट, हम आपका 10th क्लास का चैप्टर 3 जल संसाधन करवा रहे थे। इसके तहत हमने आपको कुछ चीज़ें करवा दी थी और बाकी की बातें हम आपको आज बताएंगे। तो देखिए, हमने पढ़ लिया था कल, ये सारा हो गया था। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में देखने के लिए बोला था हमने कि हम कल बहुउद्देशीय परियोजनाएं देखेंगे। तो ये सारा हमने आपको पढ़ा दिया था। अब आएंगे आपकी बहुउद्देशीय परियोजनाएं। इतना पढ़ने के बाद में अब हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में देखेंगे। इतना हो गया था आपका कल। तो ये है आपका बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। तो अब हम देखते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। देखिए, हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें, यानी कि जल को हम किस प्रकार से सुरक्षित रखें और कौन सा प्रबंधन का तरीका अपनाएं जिससे कि जल जो है वो सही तरीके से संरक्षित रह सके। पुरातत्व वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख दस्तावेज बताते हैं कि हम प्राचीन काल में सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय आकृतियाँ बनाई हैं। यानी कि पुराने टाइम में तो इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता था। किनका? सिंचाई करने के लिए पत्थरों और मलबे से बांध बना लेते थे, जलाशय बनाया जाता था, झीलों के ऊपर तटबांध बनाए जाते थे, या फिर नहरों जैसी मतलब चीज़ों का प्रयोग किया जाता था। इनमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी, यानी कि अब भी इनका हम काफ़ी ज़्यादा प्रयोग करते हैं और अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध बनाए गए भी हैं। आगे देखिए, प्राचीन भारत में जलीय कृतियाँ। ईसा की 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगेवेरा में गंगा नदी में बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल ग्रहण तंत्र बनाया गया था। यानी कि पुराने टाइम में ऐसा कुछ हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के समय वर्त स्तर पर बांध, झील व सिंचाई तंत्रों का निर्माण किया गया था। उसके बाद है कलिंग, उड़ीसा नागार्जुन आंध्र प्रदेश में, बेलूर कर्नाटक में और कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र के सबूत मिलते हैं। यानी कि पुराने टाइम में ऐसे ये आपके सिंचाई तंत्र होते थे। पहले समय में सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में श्री पोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास एक विशिष्ट प्रकार का तालाब भी बनवाया था। तो ये आपने देखा प्राचीन टाइम में किस किस प्रकार से कैसे जल प्रबंधन होता था। अब आप यहाँ पे देखिए, ये आपका दिखा रखा है हीराकुंड बांध, जो कि आपका उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद देखिए बांध क्या होता है और वे हमें जल संरक्षण प्रबंधन में कैसे सहायता करते हैं। परंपरागत बांध नदियों तथा वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते हैं। यानी कि बांधों में नॉर्मली यही होता है। क्या होता है? नदियों वर्षा के जल को इकट्ठा किया जाता है, बाद में उसको खेतों में सिंचाई के लिए प्रयोग करते हैं। आज कल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए ही नहीं बल्कि बहुत से उद्देश्य, यानी कि विद्युत उत्पादन, घरेलू औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौका चालन, मछली पालन आदि के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इसीलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है, जहां एकत्रित जल को अनेकों प्रयोग में ला जाते हैं। उदाहरण के तौर पर सतलुज व्यास बेसिन से में भाखड़ा नंगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई दोनों के काम में आती है। और इसी प्रकार महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण व बाढ़ नियंत्रण का संयम है। बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने, बहाव करने के लिए खड़ी की गई बाधा होती है, जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल रण बनाती है। बांध का अर्थ जलाशय से लिया जाता है, न कि उसके साँचे से। अधिकतर बांधों में एक ढलवा हिस्सा होता है जिसके ऊपर से या अंदर से जल रुककर या लगातार बहता है। बांधों का वर्गीकरण उसकी संरचना और उद्देश्य के अनुसार किया जाता है, यानी कि इन सब के लिए किया जाता है। संरचना और उसके प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बांधों को
लकड़ी के बांध, तटबांध, पक्का बांध आदि के अलावा कई उपवर्गों में बदल सकता है। ऊंचाई के अनुसार बांधों को बड़े बांध और मुख्य बांध यानी कि निचले बांध, मध्यम बांध तथा उच्च बांधों के वर्गीकरण किया जा सकता है। यानी कि ये कुछ वर्गीकरण किए गए हैं। बांध कितने प्रकार के होते हैं? स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाओं को उपनिवेश काल में बनी बाधाओं के पार करते हुए देश विकास और समृद्धि के रास्ते ले जाने के लिए वाहन के रूप में देखा गया। यानी कि ये सोचा गया कि जो भी पीछे हमारा नुकसान हुआ है उपनिवेशिक काल में और जो भी समस्याएं थी उन सबको दूर करने के लिए हमें अब बहुउद्देशीय परियोजनाओं के तहत बांध बनाने चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर भी कहा था। यानी कि ये कहा था कि बांध जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये कथन कई बार पूछ भी लिया जाता है कि आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था बांधों को? तो ये आपके जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेंगी। यानी कि देश का सही तरीके से विकास कैसे होगा कि अगर बांध बनाए जाएंगे तो उससे कृषि का, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का, उद्योगों का और नगरीय अर्थव्यवस्था का ढंग से विकास हो जाएगा। भद्रा लाएंगे, यानी जहाँ पे काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पर पानी लेके आएंगे। बाढ़ से दामोदर फैल गई, पैर पड़ते हैं, बाढ़ का खर्च कम। तो ये पश्चिम बंगाल में यह लोकप्रिय भादु गीत दामोदर नदी क्षेत्र में गाया जाता है, जो शोक की नदी कही जाती है। यानी कि दामोदर को शोक की नदी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो बार बार बाढ़ आती रहती है और इस कारण से वहाँ पर समस्याओं का वर्णन किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजना और बड़े बांध कई कारणों से निरीक्षण और विरोध से बने हुए, यानी काफ़ी क्षेत्रों में बांधों को लेकर विरोध चलता रहता है। नदियों में बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनके प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाते हैं। यानी कि जो प्राकृतिक नदियाँ बहती हैं उनका बहाव रुक जाता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है, जमाव जो होता है वो कम हो जाएगा और अत्यधिक तलछट जलाशय के तले जमा हो जाते हैं। यानी कि जहाँ पे नदी रुक जाती है तो वहीं पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जलाशय के अंदर तलछट या तले के अंदर अवसाद जमा हो जाते हैं, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीव आवासों के भोजन की कमी हो जाती है। यानी कि जल के अंदर जो जीव होते हैं ना उनको फिर धीरे धीरे भोजन मिलना बंद हो जाता है। बांध नदियों के टुकड़ों में बट जाते हैं, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतुओं में जलीय जीवों में नदियों में स्थानांतरित अवरुद्ध हो जाता है और बाढ़ के मैदानों में बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा मौजूद वनस्पतियाँ मिट्टियाँ जल में डूब जाती हैं और कालांतर में अपघटित हो जाती हैं। यानी कि इस प्रकार से जो भी वनस्पतियाँ मिट्टी वगैरह होती है वो खराब हो जाती हैं जहाँ पे बांध बनाया जाता है वहाँ पर। बहुउद्देशीय परियोजना और बड़े बांधों ने सामाजिक आंदोलन जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन के भी कारण बन गए हैं। इन परियोजनाओं के विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदाय के द्वारा किया जाता है। यानी कि जहाँ पे बांध बनाया जाता है ना वहाँ के लोग इसके बारे में मना करते हैं और उनको बर्थ स्तर पे वहाँ से विस्थापित होना पड़ता है, यानी कि वो जगह छोड़ के जाना पड़ता है। आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी ज़मीन आजीविका संसाधनों के लगाव और नियंत्रण देश की बढ़ोतरी के लिए कुर्बान होना पड़ता है। यानी कि जिस क्षेत्र में बांध बनाए जाते हैं वहाँ के लोगों को काफ़ी नुकसान होता है। इसीलिए अगर स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं के लाभ नहीं मिल रहे हैं तो किसको मिल रहा है? शायद जमींदार और बड़े किसानों को या उद्योगपतियों या कुछ नगरीय केंद्रों को। गाँव के भूमिहीनों को लीजिए, क्या वे वास्तव में इन परियोजनाओं के लाभ उठाते हैं? तो ऐसा नहीं होता है, उनको इस चीज़ का लाभ नहीं मिल पाता है। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने आपको जितना पढ़ाया है उतना ही आप ढंग से कवर कर लेना। और हम एक बात को पिछले कुछ दिनों से नोट कर रहे हैं कि जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं ना वो सारे बच्चे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो आपने चैनल को शायद अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो जो रेड कलर का बटन आपको दिखाई दे रहा है नीचे जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है ज्योग्राफी टाइम के सामने,
तो उसको आप सब्सक्राइब कर देना। और साथ में जो आपका थंबनेल दिखाया गया है यानी कि हाथ का निशान दिखा रखा है, उसके ऊपर भी आप क्लिक करके इसको लाइक कर देना, ताकि हम आपके लिए आगे भी अच्छे अच्छे वीडियो लेके आते रहें और आपको इसी तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ाते रहें। तो आज के लिए आपका इतना ही है।